नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इंडिया गठबंधन से कैसे घबरा गई है बीजेपी और कैसे डर गई है बीजेपी, उसकी वानगी आज मैं आपको दिखाने और बताने जा रही हूं। अभी तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला सेट ही हुआ है। अभी तो सीट बंटवारा ठीक से हुआ भी नहीं है, अभी तो रैलियां भी नहीं शुरू हुई हैं और आप ये देखें कि कैसे बीजेपी घुटने एक तरह से टेकती हुई नजर आ रही है। आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें गठबंधन किया था, यानी कि ये इंडिया गठबंधन का पहला गठबंधन था एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी जो कि 8 साल से इस चंडीगढ़ की मेयर की कुर्सी पर काबिज है, वो इस गठबंधन से कितनी घबरा गई और डर गई कि उसने चुनाव ही टाल दिया और कहा गया कि पीठासीन अधिकारी जो हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से इस चुनाव को टाल दिया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है और उसने बीजेपी पर इल्जाम लगाए हैं और यह भी कहा है कि वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सुनिए जरा राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और साफ तौर पर यह बताया है कि बीजेपी एक इस पूरे साइकोलॉजिकल गेम में कैसे हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई, बौखलाई हुई, कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। तो आपने सुना यहां पर राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा ने हालांकि आगे और बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपको पूरी बाइट नहीं सुना पाएंगे। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को सामने देख लग रहा है कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो बीमार हो गई है। अभी तो लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 के, उसको लेकर बहुत कुछ इंडिया गठबंधन को करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उसमें लगातार लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ रहा है। मीडिया जो कि मोदी समर्थित जो मीडिया है वो लगातार दिन रात आपको एक तस्वीर दिखाता है और ये बताता है कि मोदी तो अजय हैं, वो विश्व गुरु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 400 पार नहीं बल्कि 500 पार का नारा भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए छोटे से चुनाव में जो कि एक मेयर का चुनाव है, उसमें किस तरह से विपक्ष धांधली का इल्जाम लगा रहा है और सीधे तौर पर यह कह रहा है कि देखिए विपक्ष के आगे या इंडिया गठबंधन के आगे घबरा गई है, डर गई है और बीमार हो गई है बीजेपी। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि 2024 की ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने जा रही है। जो लोग ये कहते हैं, जो गोदी मीडिया या मोदी मीडिया ये आपको कहता हुआ नजर आता है कि ये इलेक्शन एक तरफा है, इंडिया गठबंधन में तो फूट है, इसमें बहुत सारे दूल्हे हैं, इनका क्या होगा और ना जाने क्या क्या बातें, तमाम प्रोपेगेंडा और जो उनका नैरेटिव सेट करते हैं उनकी हवा एक तरह से निकल गई है। ये इलेक्शन छोटा है लेकिन ये बताने के लिए बहुत बड़ा है कि इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की हवा एक तरह से टाइट है और इस इलेक्शन को टाल के उसने इस पर और मोहर लगा दी है।
यही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर भी लगातार खबरें चलाई जाती रही कि आप इन दोनों का गठबंधन नहीं हो सकता है, न दिल्ली में होगा, न पंजाब में होगा। और आपने लेकिन आप ये देखें कि इस चुनाव में गठबंधन करके एक तरह से इसकी शुरुआत बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कर दी है। और ये भी बता दिया है, ये भी मैसेजिंग दे दी है कि आगे जो इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग होनी है वो किस तरह से और स्मूथ होने जा रही है। और इसी के साथ साथ ईडी के नोटिस का भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। आपको पता है, इंडिया गठबंधन के जो ज्यादातर दल हैं, जो बड़े दल हैं, उनके नेताओं को ईडी के नोटिस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है और अरविंद केजरीवाल इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उसका भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है, वो मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जानना चाहूंगी और उनसे मैं ये समझूंगी कि जो इलेक्शन आज टाला गया है और जो राघव चड्ढा ने जो बातें कही हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का जो फैसला लिया है, उसे 2024 के इस इलेक्शन से पहले कैसे देखा जाए। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। राहुल लाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार आप उन्हें हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है राहुल लाल जी आपका। हेमंत अत्री जी हैं, जाना माना चेहरा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको मेरे प्रोग्राम में अक्सर देखते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हेमंत जी। शुरुआत हेमंत जी मैं आपसे करूं तो ये जो फिलहाल स्थिति आपको नजर आ रही है, राघव चड्ढा को आपने सुना, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी उनकी बाइट है, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें कही हैं, लोकतंत्र की उन्होंने बात कही है कि कैसे बीजेपी बीमार पड़ गई है। और ना सिर्फ पीठासीन अधिकारी, बल्कि उन्होंने कहा कि पहले चुनाव सचिव को बीमार करते हैं, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करते हैं, दूसरा पीठासीन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन इलेक्शन को टालना ये क्या दिखाता है? इतने छोटे से इलेक्शन में भी ये हाल है बीजेपी का। बुशरा जी देखिए, जो चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव छोटा नहीं होता है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और वहां पर अकेली इकलौती इलेक्टेड बॉडी है, वहां दिल्ली की तरह विधानसभा नहीं है। तो ओवरऑल जितने भी सिविक एमिनिटीज के काम है, काफी बड़ा बजट है और सबसे प्रतिनिधि संस्था अगर कोई आम आदमी की वहां पर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पहली बात तो ये, और दो राज्यों की राजधानी है, ये भी ना भूलें हम, बहुत महत्वपूर्ण है चंडीगढ़ के कॉर्पोरेशन का चुनाव। जहां तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मौजूदा जो संख्या बल का सवाल है, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में केवल 16 लोग हैं, 15 पार्षद हैं और एक एमपी का वोट होता है वहां पर, जो वहां पर मिसेस खेर है, तो 16 वोट हुई उनके पास। भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 16, कांग्रेस के पास 5 और आम आदमी पार्टी के पास 15। तो ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जो गठबंधन इंडिया अलायंस था, उसकी चुनावी जीत 100% निश्चित थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह गवारा नहीं, ये मंजूर नहीं। पिछले कई दिनों से अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहा हूं लंबे समय तक, तो वहां पर लगातार ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही थी बीजेपी तमाम तरीके से, कि एक दो पार्षद बीजेपी का, कांग्रेस का भटका लिया जाए, आम आदमी पार्टी का किस तरीके से, जो वो करते हैं टिपिकल फिशिंग। तो उस काम में वो कल रात और आज सुबह तक लगे हुए थे, 10 बजे तक। जब 10 बजे तक वो इस ऑपरेशन में सफल नहीं हुई, जिसको आजकल ये बड़े मास्टर स्ट्रोक और ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, बेशर्मी के भी ऑपरेशन है आजकल, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में, तो ऑपरेशन लोटस उसी बेशर्मी की प्रकाष्ठा होती है किसी भी निगम में या सरकार में, जो भी। तो वो ऑपरेशन लोटस इनका सफल नहीं हुआ। तो ऐसे में एक घिसा पिटा जो पुराना मोहरा चलता ही आई है सरकारें तमाम, कि जो चुनाव अधिकारी है, प्रिजाइडिंग अफसर, उसको बीमार कर दो या वो छुट्टी पे चला जाता है ऑल ऑफ ए सडन। तो वही आज वहां पर किया गया। लेकिन इसके मायने बहुत दूरगामी है। पहली बात तो यह है कि चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट भी है और आज से ठीक 3 महीने के अंदर अंदर वहां पर वोटिंग होनी। और चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन में जिसकी सरकार होती है, उसका एक बहुत ही निर्णायक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है जहां तक लोकसभा सीट का चुनाव है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ भी नहीं और चंडीगढ़ में मैक्सिमम जो भी पार्टिसिपेशन रहता है 60-40 का, 40% हरियाणा, 60% पंजाब। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ये मिसएडवेंचर कहेंगे आप इसको, कि एक तरफ 20 है और दूसरी तरफ 16 है, तो या तो मेरा बनेगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं होने दूंगा, मैं उसको डेफर करा दूंगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो असली गवर्नेंस मॉडल, वो जो राम राज्य जिसकी बात करें लगातार पिछले 10 दिन से, राम राज्य की बात वो लोग करते हैं जो मर्यादा के आसपास भी नहीं, जिन्हें बहुमत का कोई सम्मान नहीं है, जिन्हें लोकतंत्र की तमीज नहीं है कि 20 में से 15 एक तरफ, 20 एक तरफ और 16 एक तरफ, कौन जीतेगा? तो चुनाव ही मत होने दीजिए, जाने दीजिए उनको हाई कोर्ट में। और दिल्ली के चंडीगढ़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के गवर्नर होते हैं,
और पंजाब के गवर्नर जो इस टाइम है बनवारी लाल, उनकी आम आदमी पार्टी से 36 का आंकड़ा ऑलरेडी है, आपको याद होगा, लगातार वो उनकी खतों किताबें चलती रहती है मान के साथ, भगवंत मान के साथ। तो हर मुद्दे पर गवर्नर के ऑफिस का भी जो प्रभाव है, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो बॉस है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पंजाब गवर्नर है। तो इन सारी चीजों के जरिए, और कमाल की बात यह कि जिस प्रिजाइडिंग अफसर को छुट्टी भेजा गया है वो पंजाब सरकार का अधिकारी है। कमाल देखिए आप, वो डेपुटेशन पे काम करता है वहां पर, लेकिन सेंट्रल और भारतीय जनता पार्टी की रिट वहां पर लार्ज है। ये है भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य, ये है लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था और सम्मान। तो यही जो लोगों को जो बार बार हम जो बात करते हैं कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें जो भाजपा के दावे हैं, अगर भाजपा के दावों में 80-70% के आसपास भी पहुंचती है तो सबसे बड़ा जो गंभीर खतरा होगा वो डेमोक्रेसी को होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप को होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को होगा और पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होगा। ये चंडीगढ़ में जो नगर निगम का चुनाव है, ये वो जो भी घटनाक्रम लगातार आप देख रही है पिछले 4-5 दिन से, ये उसकी परिणति है और ये उसकी प्रकाष्ठा भी है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो चंडीगढ़ में मेयर के पद को बहुमत के खिलाफ जाके कब्जाने की फिराक में है। ये है वो मसल पावर, ये है वो मनी पावर, ये है वो ब्रूट सत्ता की पावर। इससे लोगों को जागृत होना पड़ेगा कि तुम्हारी वोट का भी कोई मतलब नहीं है, जिसको ये चाहेंगे उसको धक्के से बढ़ा देंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हिच इज हैपनिंग इन चंडीगढ़। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत सही बातें यहाँ पर रखी हैं और यही जो मसला है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल लाल जी, अगर मेयर के चुनाव में, जैसे हेमंत जी ने कहा कि वो चंडीगढ़ के लिहाज से देखें तो बड़ा चुनाव है, लेकिन मैं कंपैरिजन उसका लोकसभा 2024 के इलेक्शन से कर रही थी, उसके कंपैरिजन में तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव छोटा है। अगर इस मेयर के चुनाव में भी वो ये नहीं चाहती है बीजेपी कि साइकोलॉजिकल बढ़त या साइकोलॉजिकल जीत भी इंडिया गठबंधन को मिले, कि 2024 से पहले, चाहे वो 5 राज्यों के हमने चुनाव देखे, वहां पे हमने देखा कि कैसे 3 राज्यों में हार हुई कांग्रेस की, तो जाहिर सी बात है कि एकदम बीजेपी को लगा कि अब वो जो खेल करती है उस खेल को वो एक तरह से पुख्ता तरीके से खेल सकती है। और दूसरा, मेयर के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन को, वो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, अगर जीत मिल जाती है, जो कि बिल्कुल एकदम सामने है कि जीत होती ही उनकी, तो इलेक्शन को ही टाल दिया गया और अधिकारी को ही बीमार कर दिया गया। ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? डर को दिखा रहा है कि वो टीम इंडिया से कैसे डरी हुई। देखिए, इसके मनोवैज्ञानिक डर को हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा है बुशरा जी, कि एनडीए की कभी बैठक नहीं होती थी। एनडीए कौन सी चिड़िया का नाम है, कभी उसमें किसी को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन टीम इंडिया की बैठक हुई और उसके बाद आनंद फानंद में देखिए उसी दिन अचानक से जो है कि 2-4 दिन पहले जो है कि घोषणा कर दी गई कि 38 दल कहां से खोज के ले आए, और वो भी ऐसे दल खोज के लाए उसमें जिसमें अधिकांश के सांसद क्या, विधायक क्या, उनके सरपंच और पार्षद भी नहीं है उनके। लेकिन आपको दिखाना था कि नहीं, उधर जो है कि बैठक हो रही है टीम इंडिया की, हमारे पास भी एनडीए में दलों का जो है कि भारी भरकम दल है हमारे पास। तो वो प्रतिस्पर्धा में उसी समय से एनडीए का एक फियर फैक्टर दिख रहा है, वो टीम इंडिया से कैसे डर रही है। क्योंकि 2-3 मामले हैं, उन्हें पहले नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया का गठन हो पाएगा, लेकिन टीम इंडिया बन भी गया। फिर लगा कि शायद सीट शेयरिंग का मामला नहीं होगा, सीट शेयरिंग होते होते बिखर जाएगा। वो मामला अभी तक पटरी पे चल रहा है। देखिए, मैं ऐसे मानूंगा कि जो ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन लोटस ने कितने बड़े बड़े कामयाबी के शिखर छुए हैं। गोवा में हम लोगों ने देखा है कि 2 सीटों के आधार पर वो पूरा का पूरा सरकार बना लेते हैं। यहां तो उनको, वो तो चाहेंगे कि भाई 16 सीटें हैं उनकी, बहुमत के लिए 19 का आंकड़ा चाहिए, तो वो 20 का आंकड़ा, 19 का आंकड़ा चाहिए, तो भाई 36 टोटल हो रहा है, 35 और प्लस एक सांसद का वोट जोड़ दीजिए, तो भाई वो 19 के आंकड़े पे बहुमत आ जा रहा है। तो उन्हें क्या दिख रहा था? उन्हें दिख रहा था कि जो 13 सदस्य जो है कि वो आम आदमी पार्टी के और 7 सदस्य जो है कि वो कांग्रेस की, 20 का नंबर दिख रहा है सामने में। उसमें से 2-4 को भी ले आए, जो हेमंत सर ने कहा कि भाई 2-4 को भी अगर हम लोग ले आते हैं इधर, तो फिर वो ऑपरेशन लोटस बिल्कुल आसानी से सफल था। और ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आ रहा था? बड़े बड़े राज्य सरकारों को गिराया, कर्नाटक के मामले को देखा है हम लोगों ने, मध्य प्रदेश के मामले को देखा है, तो गोवा में तो वो प्रयोग करते रहे, नॉर्थ ईस्ट में ये प्रयोग को हम लोगों ने करते हुए देखा है उनको, कि ऑपरेशन लोटस में एक जनता के निर्वाचित सरकार को उठा के फेंक दिया गया। और उसके बाद क्या है कि पीड़ित पक्ष के ऊपर ही आरोप लगा देना कि आपके विधायक बिक कैसे जाते हैं, वो कैसे बिक जाते हैं। अब सवाल यहां पे है कि देखिए, विपक्ष की एक तो एकजुटता, और विपक्ष अब कितना सावधान हो गया है बुशरा जी, की पार्षद जैसे जगह पे
किसी से भी बातचीत कीजिए, कोई नहीं मानेगा कि मतलब अब से अगर कुछ दिन पहले तक के राजनीति का हम लोग विश्लेषण करते तो हर किसी को लगता है कि सुबह 10 बजे तक बीजेपी 2-4 पार्षद तो तोड़ के ले ही आएगी। वो तो विधायकों को ले आती है, वो तो सांसदों को ले आती है, बड़े बड़े पार्टियों को जो है कि अपने पक्ष में हम लोगों ने देखा है, सदन में अगर उनको किसी मामले पर समर्थन कराना हो तो बड़ी बड़ी पार्टियां पहले मना करती हुई दिखती है, लास्ट समय में या तो संसद से वॉकआउट कर जाती है या फिर समर्थन कर देती है। तो ये चीज है कि एक तो एकता में ताकत कितनी है और प्लस विपक्ष ने रणनीति कितनी बदली है, यानी बीजेपी को अब बीजेपी के साथ ही उनके तमाम रणनीतियों से उन्हें काउंटर किया जाता है। तो ये है बीजेपी की चुनौती कि अगर आप चंडीगढ़ जैसे जगह में हारना उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन वो जान रही है कि अगर इस जगह पे हमारे साथ परसेप्शन अगर खराब हुआ तो फिर लोकसभा के चुनाव में क्या होगा। जो हेमंत जी ने एक लाइन कही वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि अगर वहां पे मेयर बन गया टीम इंडिया का तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें लोकसभा का एक सीट का सीधा नुकसान हो जाएगा। वो चंडीगढ़ लोकसभा का सीट का नुकसान भी नहीं देखना चाहती और नेशनल लेवल पे वो हार अपना दिखाना नहीं चाहती कि वो हम किसी हार के चेहरे के साथ हम 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मिल जाए। क्योंकि देखिए बीजेपी को उम्मीद क्या है कि राम मंदिर के मामले को इतना उठा लिया जाए कि उसी से वो पूरा का पूरा कवर अप कर जाए। लेकिन इसमें जैसे मैं अभी गाजियाबाद में हूं, एक व्यक्ति, एक दुकानदार है बुसरा जी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे। आज सुबह जब उनसे बात हुई वो बदले में दिखे, यानी जो कट्टर समर्थक है जिन्होंने कि योगी जी को वोट भी दिया, वो उनके दुकान पे जाते तो आपको कन्विंस करने के लिए पूरा प्रयास करते थे कि मोदी योगी जी, और उनके दुकान पे आज चूंकि सामने में भंडारा लगा हुआ था राम मंदिर के नाम पे, और कई सारे पत्रकार उस भंडारे को, छोटे से भंडारे को भी कवर करने के लिए आए हुए थे वहां पे, नेशनल बड़े बड़े टीवी चैनलों पे। तो वो पत्रकार महोदय अपना परिचय दे रहे थे कि देखिए हम तो जो है कि फलाने नेशनल टीवी के हम रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने खुलेआम कह दिया कि भाई आप लोग 24 घंटा टीवी पर राम मंदिर का एक कोना दिखा दे रहे हैं, हम लोगों की बिक्री खत्म हो गई है, तमाम जो है कि परेशानियां हो रही हैं, मार्केट बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि लोग जो है कि वो चेंज हो रहे हैं। और राम मंदिर का ओवर, मैं बार बार कहता हूँ कि अति सर्वत्र वर्जय, तो वो जो स्थितियां बनी है ना उनको वो बैकफायर कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं कि ये सारे मामले उन्हें नहीं पता है, उन्हें पता है, इसलिए वो छोटे छोटे चीजों के ऊपर कि कहीं से गलत संकेत बड़े लेवल पे ना निकल के आ जाए, उस मामले को, उस संकेत को टालने के लिए केवल ये प्रयास करने। तो एक मेयर का अगर वो नहीं भी जीत रहे थे तो उसको कोई बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट रहा था। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल जो वॉर है उसमें वो कहीं से भी एक भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं। राकेश कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमंत जी, सवाल मैं आपसे लेना चाह रही थी कि अगर अभी हम ये देखें फिलहाल कि 3 राज्यों के बाद एक तरह से साइकोलॉजिकल एक पॉलिटिकल वॉर जो है उसमें गेन मिला बीजेपी को। अब राम मंदिर के मामले पर उसको लग रहा है कि वो इसकी आड़ में कुछ भी करे, उसको वो ओढ़नी उड़ा देगा कि भाई देखिए पूरा राममय देश हो गया था इसलिए उसे इतनी सारी सीटें मिल गई। लेकिन वहीं अगर हम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक फेयर जर्नलिस्ट के तौर पर हम सारी चीजों को देखें तो प्रधानमंत्री केरल से लेकर अयोध्या से लेकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वो एक तरह से चुनावी रैलियां उन मंदिर दर्शन के नाम पर उन्होंने अपनी शुरू कर दी हैं। मेयर जैसे चुनाव को भी वो हारना नहीं चाहते हैं और माइक्रो लेवल पर उन राज्यों में जहां वो कमजोर है वहां उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और सोशल इंजीनियरिंग के तो वो एक तरह से मास्टर हो चुके हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी डिपेंडेंसी राम मंदिर पर नहीं, उन्हें पता है कि ये अब उस तरह से नहीं चलने वाला है जैसे उनको पहले कभी इसको लेकर एक तरह की एक पॉलिटिकल उनको गेन मिला था। इसीलिए वो तमाम चीजों को आजमा रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो दिखाने की कोशिश करे मीडिया या बीजेपी कि इसमें बहुत सारे दूल्हा हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है, इनका कुछ नहीं होगा, न्याय यात्रा कर लो। लेकिन असर में इसका कितना असर हो रहा है? क्या आज का ये जो लोटस ऑपरेशन चलाया गया है इससे आपको लगता है ये साफ तौर पर ये बताता और दिखाता है? बुशरा जी, हाँ, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी, सॉरी। देखिए, जो पूरे देश में जो प्रधानमंत्री के भ्रमण का सवाल है उसके पीछे कहानी कुछ और है, मनोविज्ञान कुछ और है। जो ये खेल करते आए हैं डेटा मैनिपुलेशन और ईवीएम के जरिए, जो अब तमाम तरह से आवाजें उठने लगी हैं, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आपको 2019 का चुनाव याद हो तो उस टाइम पूरे देश को राष्ट्रवाद के तहत जो पुलवामा का जो घटनाक्रम था
उसके तहत पूरे देश को कर दिया गया था कि भाई जो पाकिस्तान और ये सारी चीजें करके, और उसमें ऐसी ऐसी स्टेट से ऐसी ऐसी सीटें भी नहीं आई जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, इंक्लूडिंग तेलंगाना से 4 लोकसभा की सीट आ गई थी। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो केरल में भी घूम रहे हैं, तमिलनाडु में भी घूम रहे हैं। अगर ग्रास रूट पे आप देखें, वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई उपस्थिति तक नहीं है। उसके बावजूद पूरे देश में जो एनवायरमेंट बिल्डिंग की गई है कि पूरा देश अब राममय हो गया है और भाजपा को अब कहीं से भी वोट मिल सकते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उस तरह की सब चीजें। और फिर क्या होगा कि जब वो मैनिपुलेशन होगा, जब सारा देश केवल ओह करके रह जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की मैनिपुलेशन का गेम। लेकिन इंडिया गठबंधन इसको बुशरा जी समझ नहीं रहा है। अगर एक चंद वकीलों को छोड़ दीजिए जो दिल्ली में लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं ईवीएम की मैनिपुलेशन की, और एक दिग्विजय सिंह को छोड़ दीजिए, उसके अलावा इंडिया अलायंस में बोल कौन रहा है? एक चिट्ठी जारी की आपने इंडिया की मीटिंग में, एक नोट जारी कर दिया अशोका होटल की मीटिंग में, और वो भी रात को 9 बजे जारी हुआ कि भाई इस तरीके से ईवीएम को लेकर के। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 महीने में जब से ये सारे राज्यों के चुनाव आए हो रहे हैं, आप चिट्ठी लिखते रहेंगे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन भागता रहेगा, या आप वहां पर जाकर उनको एनफोर्स करेंगे जाकर के कि हमारी ये क्वेरीज है, इनका जवाब दीजिए आप, या वहां पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, या लोगों के बीच में जाकर चर्चा करेंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि इंडिया अलायंस होता रहे अपनी जगह पे, लेकिन जब तक ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है या ईवीएम पर हल्का सा भी शको शुबा है, तब तक देश की जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया है, उसको निष्पक्ष आप कैसे कह सकते हैं? और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये कहता है कि आखिरी व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति को शंका है उस प्रणाली पर, तो चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि उस शंका को दूर करे। यहां पर तो 28 दलों ने एक यूनानिमस प्रस्ताव पास करके भेजा है चुनाव आयोग को, 2 बार मिलने का समय मांगा है। आपको याद है पिछले 40 दिन से चुनाव आयोग को अपने 28 राजनीतिक दलों से मिलने का समय नहीं मिला, तो आप करते रहिए अलायंस। मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आयोग को भी हेड ऑन नहीं लेंगे ये लोग, जो भी शंकाएं हैं, होना तो ये चाहिए था चुनाव आयोग, जैसे एसवाई कुरैशी ने तमाम इंटरव्यूज में कहा, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयोग, कि अगर मैं होता तो इनको पहले 1 घंटे में बुला के कहता कि बताइए क्या दिक्कत है, ये सारे इंजीनियर्स बैठे हैं और अपना जितना भी कुछ है डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ये सरकार और ये चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है। दूसरा, जब भी जिस भी वीडियो पर, जिस भी इस पे यूट्यूब चैनल पर जहां भी ईवीएम का जिक्र आता है, उस पर आपको पता है आजकल ट्विटर पे वार्निंग आने लगी है कि दिस इज फेक। जी। तो सरकार क्यों डरी हुई है? चुनाव आयोग लोगों से क्यों बच रहा है? और ये खेल क्या है? प्रधानमंत्री पहले तो इस तरीके से केरल के मंदिरों में नहीं जाते थे, तमिलनाडु के उस तरीके से, अब ये एक तरीके से कैंपेन कैसे हो गया है? ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिसमें बाद में ये कह दिया जाएगा डेटा मैनिपुलेशन और ईवीएम के जरिए कि देखिए पूरे देश राम भक्ति में लीन था, हम क्या कर सकते हैं, और सारा देश चुप होकर बैठ जाएगा क्योंकि उनके पास कोई जरिया तो है नहीं चैलेंज करने का। और जो चंडीगढ़ में हो रहा है, ये केवल इसकी बानगी भर है, ये तो केवल शुरुआत है। जैसा साथी ने कहा, दूसरी तमाम स्टेट्स में कर चुके हैं, चंडीगढ़ में भी करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन जब से ये अलायंस हो गया और इन्होंने ये तय कर लिया खड़गे साहब से मिलकर, अरविंद केजरीवाल ने, कि हम इस तरीके से बढ़ेंगे आगे चंडीगढ़ नगर निगम में, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब की है, चंडीगढ़ यूनिट है, वो बिल्कुल गफलत में आ गई है, उनको रास्ता नहीं सूझ रहा। तो इसमें भी शक है कि इस चुनाव को होने भी देंगे। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में, अगर आप ध्यान हो आपको, महाराष्ट्र में जिनकी सरकार है, और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब से ड्यू है, क्यों नहीं कराते? क्योंकि पता है कि वहां पे सबको दिख जाएगी असलियत इनकी क्या है। तो बीजेपी का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वहां ये है कि हमने केवल दिखना है दुनिया में जीतते जीतते और जीतते, जहां भी हार की गुंजाइश हो वहां चुनाव ही मत होने दीजिए। दिल्ली नगर निगम में भी इन्होंने खेल किया था, लंबे समय तक यही सब हुआ था। बॉम्बे में आप देख लीजिए कब से चुनाव नहीं हो रहे। बॉम्बई की जो महानगर पालिका है, जो उसका जो बजट है वो कई स्टेट से ज्यादा है, यू विल बी शॉक टू नो। और वहां पर कब से चुनाव नहीं होने दे रही शिंदे सरकार, क्योंकि पता है कि जिस दिन आ गए तो असलियत सामने आ जाएगी। तो ये एक इनका टेस्टेड फार्मूला है। लेकिन विपक्ष की एक अच्छी बात है कि उन्होंने चंडीगढ़ में मिलकर उनको एक संयुक्त टक्कर दी। लेकिन सवाल ये है कि वो ईवीएम के मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर सड़कों पर लाने से क्यों बच रहा है विपक्ष? और इलेक्शन कमीशन पहले से बैकफुट पे है, ऐसे में तो उनको और एग्रेसिव होना चाहिए। एक चिट्ठी जयराम रमेश लिखते हैं, चुनाव आयोग उसका जवाब दे देता है एफएक्यूज के जरिए, उसके बाद जयराम रमेश दूसरी चिट्ठी लिख देते हैं और फिर यात्रा पे निकल जाते हैं। इस तरीके से लड़ा जाता है कि बीजेपी जैसी सरकार से, ऐसे चुनाव आयोग से। ये भी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनको इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल।
जी, बिल्कुल। हेमंत जी, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाए हैं और सवाल राकेश कपूर जी, ये है, ये एक चुनाव जो है, हालाँकि चंडीगढ़ के लिहाज से देखें तो बड़ा चुनाव है। लेकिन अगर हम 2024 से इसका कंपैरिजन करें तो बहुत छोटा ये चुनाव है। उसमें भी साइकोलॉजिकल गेन कहीं इंडिया गठबंधन को ना मिल जाए और 2024 से पहले ये ना लोगों के ज़हन में होने लगे कि देखिए चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन ने पहला और वो जीत गए। तो वो पूरे 2024 का पूरा जो लोकसभा चुनाव होगा वहां भी कितनी मजबूती से वो लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सिर्फ इस वजह से आप ये देखिए कि चुनाव को ही टाल दिया गया। इल्जाम विपक्ष का ये है, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, कि आपने पहले सचिव को भी मार कर दिया, फिर पीठासीन अधिकारी को भी मार कर दिया। इंडिया गठबंधन के आगे पूरी बीजेपी ही बीमार लग रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? है जी। वहाँ गवर्नमेंट का अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। हालांकि अत्री जी ने बहुत खोल करके बताया कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। पंजाब गवर्नर इंचार्ज रहता है सारी चीजों का। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। 38 सदस्यीय कारपोरेशन में अगर 20 सदस्यों के गठबंधन का बहुमत है तो बड़ा स्पष्ट है कि वो चुनाव जीते हुए हैं। इसलिए आप धोखा किसे दे रहे हैं, बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि आप स्वयं में ही बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने सारी चीजें हैं। अब हमने देखा कि बहुत सारे प्रयोग हुए। एक प्रयोग ये भी हुआ कि इस्तीफा संस्कृति चली। हालांकि मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, इसकी शुरुआत 2000 या 2001 में शायद गोवा से हुई थी और वो कांग्रेस ने शुरुआत कराई थी। दिक्कत यह है कि बीजेपी कांग्रेस की खामियों पर अपनी बुनियाद खड़ी करके बनी हुई पार्टी है, तो इसलिए दिक्कतें बहुत सारी आ जाती हैं जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो। लेकिन आज बड़ा साफ है चंडीगढ़ में कि आप, मतलब बेवकूफ आप किसको बनाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, ये संयोग नहीं हो सकता। सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसका स्थानापन्न लाया जाए। चुनाव टाले नहीं जाने चाहिए थे। चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? इसलिए आप अपना डर स्वयं दिखा रहे हैं। और 2024 के चुनाव, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये चुनाव जो है वो अनइवन पिच पर लड़े जाएंगे, असामान्य चुनाव होंगे। इसलिए उससे पहले कोई ये भी परसेप्शन, आप सोच रहे हैं कि परसेप्शन पैदा ना हो, परसेप्शन तो हो गया। क्योंकि 38 सदस्यीय कारपोरेशन में जब 20 एक तरफ लोग हैं तो उनका ही नुमाइंदा चुना जाएगा। ये तो जनता के सामने साफ है। इसलिए आप अपने आप को ही गफलत में रख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें चीजें कुछ समय के लिए छिपाई जा सकती हैं, मगर सदा के लिए नहीं छिपाई जा सकती, हमेशा के लिए छिपाई नहीं जा सकती। वो एक्सपोजर हो जाता है, वो चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये गलती कर रही है। अब बीजेपी को इन चुनावों से, हालांकि चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट भी है, चुनावों में जहां जनमत होगा वही पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस और आप में गठबंधन हो रहा है और चंडीगढ़ में गठबंधन हो गया है, हालांकि पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ है। पंजाब में मान साहब आज भी कह रहे हैं कि हम जो है सभी 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। तो आपको घबराहट किस बात की है? होने दीजिए चुनाव। चुनावों से क्या भागना? अरे लोकतंत्र का नाम ही चुनाव है। चुनावों से भाग करके आप स्वयं गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता में ये परसेप्शन जा रहा है कि आप हार के डर से चुनाव स्थगित करा रहे हैं। ये परसेप्शन, ये अवधारणा सही नहीं है। इसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। जी बुशरा जी। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल। और राहुल लाल जी, हमने ये देखा है कि बीजेपी जहां वो जीतती है वहां तो सरकार बना ही लेती है,
लेकिन जहां वो नहीं भी जीतती है वहां पर भी वो सरकार बना लेती है। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा से लेकर तमाम इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर वो ये मेयर का चुनाव टाल सकती है और विपक्षी पार्टियों को अगर कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाए तो लोकसभा चुनाव वो पहले भी करा सकती है और डिले भी करवा सकती है। उसे जीत पहले नजर आए तो पहले करवा दे, और अगर उसे लगे कि अभी और वक्त चाहिए उसे अपना परसेप्शन बनाने के लिए, आधार और मजबूत करने के लिए, या वो आंकड़ा पार करने के लिए जो उसने दिमाग में बना रखा है या लोगों तक जो पहुंचा रही है, तो थोड़ा और खिसका लिया जाए या कुछ और नियम कानून जो है वो ला दिए जाएं, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। और अभी आपको क्या लगता है कि तमाम चीजें हुई हैं इसमें ना सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बल्कि और सारे दलों को भी सामने आकर इसमें एक तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सड़क पर आना चाहिए कि देखिए अगर ये मेयर के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में भी कुछ भी किया जा सकता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी वो नियम भी बदले जा चुके हैं। ईवीएम को लेकर लोगों के जहन में पहले से ही डाउट है। तो ये तमाम चीजें लोकसभा इलेक्शन से चंद महीने पहले हो रही हो तो फिर इलेक्शन को लेकर बहुत सारे डाउट भी तो जहन में आ जाते हैं। बुसरा जी देखिए, इलेक्शन को लेके तो डाउट है ही। देखिए आर्टिकल 324 जो भारतीय संविधान का है वो चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन कमीशन का तो इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। और उसमें अगर लोगों के मन में संदेह हो रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन का एक जमाने में होता था कि कोई आदमी फैक्स कर देता था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है कि वो सीधे सीधे जो है कि काम करता हुआ नजर आता था। तो इलेक्शन कमीशन का वो फेस देखा है हम लोगों ने। और अब है कि अगर 28 दल मिलकर भी अगर कुछ उसको आवेदन दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो है कि वो शुतुरमुर्गी रवैया अपनाया हुआ है। तो ये चीजें स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन आज के समय में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हुए हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट होगा कहां से? अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय को सीधे सीधे आपने जो है कि लोकसभा में लाके, संसद से लाके आपने पलट दिया कि आपने सीजीआई को कॉलेजियम से बाहर कर दिया, तो आखिर उस संस्था के ऊपर क्यों प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि वहां पे उनके ही चापलूस लोग जो है कि चुनाव आयुक्त बने हुए रहे? ये तो कॉलेजियम में कुछ और भी उपाय करते हुए, तो ये यहीं से दिख रहा है कि एक तरह से सरकार का इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति रवैया किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहा कि जो एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, कितना तेजी में वो रिटायरमेंट लेते हैं, फिर वो कितना हाई स्कूल ढंग से उनकी पूरी नियुक्ति हुई, वो है अभी भी इलेक्शन कमीशन में वो। तो ऐसे समय में देखिए उस इलेक्शन कमीशन से हम लोग बहुत ज्यादा नहीं उम्मीदें रख सकते। और ये चीजें तय है कि अब टीम इंडिया को केवल गठबंधन या सीट शेयरिंग के मामले को लेकर ही गंभीर नहीं रहना है, बल्कि उन्हें दबाव बनाना होगा जनता के बीच आके, सड़क पे आके, कि आखिर जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो। क्योंकि अब देखिए ये बात तो तय है। अभी देखिए अभी हम लोगों ने बात की मुंबई नगर निगम को लेकर कि भाई वहां पे वो चुनाव कराने से बच रहे हैं, नहीं करा रहे हैं वो चुनाव। देश में लोकसभा के कई सारे जगह पे जो उनकी अवधि कम से कम, देखिए जो भारतीय संविधान कहता है कि अगर 6 महीना से ज्यादा अवधि का हो अगर, तो वहां पे लोकसभा के उपचुनाव होने चाहिए। कम से कम 3-4 सीटें ऐसी रही बुसरा जी जहां पे लोकसभा के वो उपचुनाव नहीं हुए। तो जो आप सवाल उठा रही है कि संविधान के लिखे हुए वाक्य और अब उसको क्रियान्वित होना, जो ये तो कुछ ऐसे नियम थे कि इन संवैधानिक तथ्यों का कभी भी उल्लंघन नहीं होता था, लेकिन अब आप चुनाव को ही टाल दे रहे हैं। हालांकि कपूर साहब की इस बात से सहमत हो कि इससे भारतीय जनता पार्टी अगर एक सामान्य रूप से चंडीगढ़ का चुनाव कराती है, उसमें हार भी जाती, तो वो इस समय जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का मामला बनाया है, वो एक कहीं पर छोटे जगह पर शटल डाउन हो जाता। लेकिन उन्होंने चुनाव को जबरन टाल के वहां पे उस छोटे से मामले को और बड़ा बनाया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी और ज्यादा हो रही है। और उनके उस क्षमता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन जैसे प्रोसेस को किस रूप में टालते हैं? आप ना जीते तो चुनाव ना हो। तो ऐसे में जो आपका सवाल था कि आप सोचिए कि अगर इसको बृहत्तर स्तर पर, अगर लोकसभा के स्तर पर हम लोग देखते हैं, तो फिर ये कल्पना मात्र से कितनी भयावह स्थिति होती है कि हमारे लोकतंत्र की स्थिति कैसी हालत में है कि एक शासन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो चुनाव को भी अपने हिसाब से करा रहा है। वो उनको कब उचित हो, ये देखिए पूरे विपक्ष के लोगों को हम लोग देखें, टीम इंडिया की जब भी बैठक हो रही थी, विपक्ष के लोगों को यह डर हमेशा था, ममता बनर्जी के बयान लगातार आ रहे थे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देगी। तो समय से पहले तो चुनाव कोई भी करा सकता है, लेकिन क्या चुनाव को विलंब से भी कराया जा सकता है? वैसा संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है नेशनल इलेक्शन को लेकर। विधानसभा चुनाव में तो चलिए आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, वहां पे कई किंतु परंतु है, लेकिन क्या उस प्रकार के अपवाद की स्थिति भी हम लोग देखेंगे जो अब तक स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ है? तो इसमें हो कुछ भी सकता है। और ऐसे स्थिति में विपक्षी दलों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो
चुनाव आयोग जैसे संस्था के ऊपर दबाव बनाए और वहां पे भी आप अपनी बात को कहें और जनता के बीच की बातों को पहुंचाए। देखिए, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, भाई आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी है तो आप तब तो उनको उनकी जिम्मेदारी खुद बनती है बुशरा जी कि वो उनको कहना चाहिए, उन्हें भी इलेक्शन कमीशन के पास आके कि भाई हमारे पास तो परसेंट बहुमत है, राम जी का पूरा आशीर्वाद भी है, किसी एक व्यक्ति को भी कोई शक सुबह हो अगर तो आप उसे दूर कर दीजिए, हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो जीत ही रहे हैं चुनाव में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, चुनाव आयोग का जो रवैया है वो खुद दिखाता है कि क्या प्रधानमंत्री खुद इस चुनाव की प्रक्रिया को जो है कि वो पारदर्शी बनाने में रुचि नहीं रखते। अगर रुचि नहीं रख रहे हैं तो क्या चुनाव में फेयर प्रैक्टिसेस नहीं अपनाए जा रहे? अगर ये कंक्लूजन खुद निकालते हैं तो ये तो कोई बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा ऐसे कि ये रास्ता कहां पे जा रहा है। इसलिए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव के ऊपर सवाल खड़े होंगे, लोगों का कर्तव्य बनता है और आजादी के बाद से अब तक खड़े होते रहे, लेकिन उन सब चीजों का समाधान और जनता को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारे संवैधानिक संस्थाओं और सरकार की थी, लेकिन इस सरकार की इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है बुशरा जी। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है हेमंत जी, जो साम दाम दंड भेद की सियासत जो बीजेपी करती आ रही है, और हमने देखा कि जहां सरकार ना बने वहां पर भी सरकार बना लेते हैं वो, और जहां मिलती है उनको वोट वहां तो बना ही लेते हैं। तो ऐसे में इस जो आज जो किया गया है और जो इल्जाम लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, आगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के जो चंद महीनों में होने जा रहे हैं, जो एक असाधारण चुनाव है, जो अस्तित्व की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, जो उसे पता है डू एंड डाई है ये उसके लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, और बाकी तमाम चीजें जिसकी वो लड़ाई लड़ रहा है उसको बचाने के लिए, ये उसके पास वाहिद और आखिरी मौका है। इस जो आज हुआ है और जिसका इल्जाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, क्या सीख है उसके लिए 2024 के लिए, और किस तरह से उसे और अलर्ट होना चाहिए? देखिए बुशरा जी, जो विपक्ष है हमारा, दुर्भाग्य से वो इससे सीखी तो नहीं ले रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को चौथी बार सम्मन किया गया, चौथी बार ईडी के द्वारा। आज उनको पेश होना था, वो वहां पेश होने की बजाय गोवा चले गए। उन्होंने जवाब दिया फिर से उसको कि आप ये सब चीजें करना चाहते। मेरा सवाल केवल इतना है कि ईडी एक इलेक्शन आर्म है भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार की, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। चौथा नोटिस गया। अगर ईडी वास्तव में गंभीर होती, देखिए पहली बात तो जब केजरीवाल ने उनसे पूछा कि क्या मैं इस शराब घोटाले में जवाब दिया कि आप आरोपी नहीं है। जब आप आरोपी नहीं है तो चौथा सम्मन भेजने की क्या जरूरत है, पहला सवाल। अगर उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हो रहा है व्यक्ति, तो आप उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कीजिए। लॉ का प्रोसेस है ना, बेलेबल वारंट पे जारी पेश नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट जारी कीजिए, और उसके बाद नहीं तो उससे जाके पूछताछ कीजिए। जो ईडी है उनमें से कोई काम नहीं कर रही है, वो केवल क्या खेल कर रही है कि नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। उस नोटिस का खेल समझिए क्या है, नोटिस और पूछताछ का, कि देखिए विपक्ष सारा बेईमान है, हम बुलाते हैं तो ये आते भी नहीं। वो एक एरोगेंस जो उनको साबित करनी है। आप ये देखिए, 3 दिन पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू किया, तो जींद से उन्होंने शुरू किया 4 दिन पहले, और कल ही उनको 10 साल पुराने केस में, जिसमें स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ दर्ज हो चुकी हैं, कल फिर उनको ईडी ने 6 घंटे के लिए बोला स्टेटमेंट दर्ज करेंगे हम। पूरा हरियाणा में जो विपक्ष का नेता है उसको ऑल ऑफ ए सडन ईडी का नोटिस आता है, तो इसका पीछे का खेल समझिए, और पूरे विपक्ष को इस पे जागना होगा। हेमंत सोरेन वाला ध्यान होगा आपको, हेमंत सोरेन को कितने नोटिस दिए गए। उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुला ली लेजिस्लेटिव पार्टी की कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस्तीफा दूंगा और मेरी धर्मपत्नी को मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उसका नफा नुकसान का आकलन किया तो उसको समझ में आया कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा वो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे हैं। अगर उनको अरेस्ट कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे पूरी आदिवासी बेल्ट में, तो बीजेपी धीरे से कदम पीछे, तो आज भी हेमंत सोरेन सीएम बने हुए। तो विपक्षी दलों को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो उनके ट्रैप में क्यों चल के जा रहे हैं लगातार बार बार। अगर केजरीवाल साहब को उनके सामने पेश नहीं होना तो वो सम्मन को चैलेंज क्यों नहीं कर देते दिल्ली हाईकोर्ट के साथ, देखिए जब मैं आरोपी नहीं हूं और है तो ये मुझसे आके पूछताछ कर सकते हैं घर पे, ये बार बार ये सब करने की क्या जरूरत है। तो समस्या सबसे बड़ी क्या है कि विपक्षी दल गठबंधन की बात तो कर रहे हैं लेकिन एक साझा नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, और नैरेटिव बनेगा ऑफेंस का। ऐसे हालात में आप डिफेंसिव होकर चुनाव जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। इस पूरा घटनाक्रम जो देश में चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रणाली है, जिस तरीके से एजेंसीज का प्रयोग दुरुपयोग है, उसका केवल एक ही तरीका है चुनाव लड़ने का, वो है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष कहीं पर भी ऑफेंसिव दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने ही जमा घटा में लगे हुए हैं। अच्छा, इनके पास, इनको पता है इस वीकनेस का, तो कभी तो ये अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज देते हैं, कभी लालू यादव को भेज देते हैं, कभी उनके बेटे तेजस्वी को भेज देते हैं, कभी ममता मायावती के किसी जो पुराना ब्यूरोक्रेट था सीपी सिंह, उसके यहाँ पर रेड करवा के मायावती से कहलवा देते हैं कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सारी बातें विपक्ष को ये बात पता होनी चाहिए कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए, जैसा आपने कहा, साम दाम दंड भेद और किसी भी हद तक जाएगी, तो विपक्ष को कम से कम अपने मुद्दों को एक पर्टिकुलर नैरेटिव बना करके सड़कों पर दिखाने का अगर ये समय नहीं है तो कब समय होगा? और ऑफेंस इज द ओनली डिफेंस। अगर वो इस फिलॉसफी को नहीं अपनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बाकी सारा काम तो कर ही देगी। उनके पास पूरा मैकेनिज्म है, पूरी एजेंसीज है, पूरा कंप्रोमाइज इलेक्शन कमीशन है और पूरे का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज है। तो विपक्ष को तो सोचना पड़ेगा ना ये, और नहीं सोचेंगे तो आप विपक्ष को ढूंढते रह जाएंगे। इतनी सी बात है। तो बिल्कुल, धन बल सब है उसके पास, तमाम एजेंसीज हैं और आरएसएस जैसा संगठन है उसके पास, मुद्दों की कमी नहीं है। मोदी जी जैसा लीडर है, वो चाहे झूठ बोलें लेकिन झूठ को भी इतनी सफाई से बोलें कि लोगों तक वो सच की तरह पेश किया जाता है। और कॉर्पोरेट जो मीडिया है पूरा, वो पूरे तरीके से उनके कदमों में है। तो जाहिर सी बात है उनके पास तो सब कुछ है, और विपक्ष जो है उसके पास कुछ भी फिलहाल नहीं है जनता के सामने या जनता के बीच जाकर ये लड़ाई लड़ने के अलावा, और अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत तरीके से उनके सामने पेश करके एक नैरेटिव बनाने के अलावा। राकेश कपूर जी, तो ऐसे में अगर हमने देखा है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सबके नोटिसेस जो हैं लगातार भेजे जा रहे हैं। आज हमने देखा कि चुनाव ही टाल दिया गया। उससे पहले हम ये देख रहे थे कि जहां चुनाव नहीं जीतती है वहां पर भी सरकार बीजेपी बना लेती है। तो ये दिखाता तो है कि इंडिया गठबंधन का डर है। इन 28 दलों के साथ आने के बाद बीजेपी घबराई हुई तो है, क्योंकि हर मीटिंग से पहले जिस तरह के वो स्टैंड लेती है, जिस तरह के वो फैसले लेती है, उससे भी ये पता चलता है। हालांकि वो ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है कि पूरा देश राममय है और इस राममय में उनकी भी नैया पार हो जाएगी, लेकिन लग रहा है राम के सहारे तो उनकी इस बार नैया पार नहीं होगी। जो उन्होंने काम किए हैं वो सफा पूरा खाली है उनका, कि वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो आखिर फिर यही तमाम हथकंडे अपनाकर ही वो जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में विपक्ष को क्या करना चाहिए? बुशरा जी, जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के पास कभी भी कुछ नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। विपक्ष के पास सिर्फ जनता होती है और जो लोकतंत्र की ताकत होती है, और लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। मैं तो गांधी जी और डॉक्टर लोहिया के विचारों का अनुयायी आदमी हूं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। उसका अर्थ था, चूंकि लोकतंत्र जब लोक लज्जा से चलता है तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो अत्रि जी ने कहा और जो राहुल लाल जी ने कहा, उसमें वे सारी वर्जनाएं आ जाती हैं। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं अत्रि जी थोड़े मायूस ज्यादा लगते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये चंडीगढ़ के चुनाव का स्थगित होना ये मायूस होने का नहीं है, इसका उल्टा लीजिए आप। भाजपा के सामने दिक्कत है। हम ये कह तो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हैं, वो यही चल रहा है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता की समझ में चीजें आ रही हैं। आप जिस ईवीएम का सवाल कर रहे हैं, जनता ईवीएम के पर भी चर्चा कर रही है। ये छोटे कस्बों में चर्चा हो रही है ईवीएम पर, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग को इस तरफ सोचना पड़ेगा। एसवाई कुरैशी साहब जितने भी चैनलों पर आए, उन्होंने ईवीएम की पुरजोर वकालत की। ये तो कहा उन्होंने कि मैं सारे दलों की मीटिंग बुलाता और जितने भी उनके शक व शुबा थे उन सबको साफ कर देता, उन सबको हटाने की कोशिश करता, लेकिन वो इसके बावजूद ईवीएम की वकालत करते हैं। ये भी फैक्ट है, ये भी हकीकत है। चुनाव आयोग और जनता के बीच में कोई नहीं आ सकता।
अकॉर्डिंग टू 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, चुनाव आयोग सीधे इस देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उसका पहला और अंतिम कर्तव्य है, दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का लेना देना किया जा रहा है। जो नया एक्ट जो आ रहा है उसमें सरकार का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अब देखिए, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग को ये स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ये जो विरोध की बातें उठ रही हैं, जो संशय उठ रहा है, चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की सबसे अधिक पवित्र, पाकीज़ा और शुद्धता की परिचायक होनी चाहिए। ये बहुत शुद्ध प्रणाली होनी चाहिए जिस पर किसी को शक ना हो। मैंने पहले भी कहा था, प्रत्याशी, राजनीतिक दल और मतदाता के बीच में कोई तीसरी फिजिकल या अदृश्य शक्ति नहीं रह सकती। यहाँ ईवीएम मौजूद है, लेकिन इसकी जड़ में भी कांग्रेस है। कांग्रेस ही ईवीएम लाई। ये टेक्नोलॉजी के जोश में भूल गए कि इसका लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होगा। उस समय नहीं सोचा गया, उस समय इन चीजों पर विचार नहीं किया गया। ये चीजें विचार करने की थी। जब तक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आप संशोधन नहीं कर सकते थे, अगर नहीं किया गया होता तो ईवीएम नहीं आती। राजीव गांधी के दौर में ये काम हुआ, लेकिन अब कांग्रेस को ही पुरजोर तरीके से और उसके साथ सारे विपक्षी दलों को ये बात कहनी होगी कि संसद में इस संशोधन को रद्द किया जाए और केवल बैलेट पेपर के मार्फत ही चुनाव कराए जाएं। हम उदाहरण देते रहते हैं कि अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है, जर्मनी में होता है, इतने यूरोपीय देश हैं उनमें होता है, इवन जापान जिसने ईवीएम को बनाया उसमें भी बैलेट से होता है। लेकिन उसका असर क्या पड़ता है? आपने एक असर दे दिया ना चुनाव आयोग के हाथ में कि चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर से भी करा सकता है और ईवीएम से भी करा सकता है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। चूंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी, वो स्वयं ईवीएम का विरोध करती थी, किताबें लिखी गई उनके लोगों के द्वारा, और आडवाणी जी ने उस किताब की भूमिका लिखी थी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो चुनाव आयोग ये नहीं समझता? क्या चुनाव आयोग की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ईवीएम को लेकर के लोगों में शक व शुबा है? देखिए, मैंने फिर कहा, ये चुनाव बहुत असामान्य चुनाव है, असाधारण चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस राय की मुख्तलिफ राय का हूं कि इंडिया गठबंधन मायूस है, मायूस नहीं है। अगर कहीं डर है, खौफ है, तो बीजेपी को ज्यादा है इंडिया गठबंधन से। और इसीलिए गालिब का वो शेर है ना कि बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें पर कुछ अब के, बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें पर कुछ अब के, सर गिरानी और है और दे के खत मुंह देखता है नामवर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है। तो इस बार के चुनाव ये असाधारण चुनाव हैं, और जब बहुत ज्यादा मीठा 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 हो जाता है तो मीठा कड़वा लगने लगता है। ये राम 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 जो हो रहा है, इस देश के हर आदमी के दिल में राम है। राम दिखावे की चीज नहीं है। इसके खिलाफ जो ये पाखंड, आडंबर, कबीर हुए, रैदास हुए, बाबा फरीद हुए, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में समाहित है,
बाबा फरीद की, बुल्ले शाह की, जी तो इन सब ने ये बात कही कि जे गल समझ लई, पंजाबी में बता रहा हूं आपको, जे गल समझ जी लई ते रौला की और राम रहीम ते मौला की। तो ये जो राम राम हो रहा है भाई, जे गल समझ लई तो रौला की और राम रहीम ते मौला की, ये तो हमें अपने जी अंदर बिल्कुल से समझने वाली बात है ना। तो मैंने कहा जी ना, बिल्कुल ज्यादा मीठा भी कड़वा हो जाता है, जो अभी संस्कृत में कहा था राहुल लाल जी ने, सर्वत्र वर्जते, ये भी ध्यान रखना जी बिल्कुल चाहिए। तो मेरी राय में, मैं मुख्तलिफ राय का हूं, मेरी राय में इंडिया गठबंधन कहीं से मायूस नहीं है। कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, लेकिन मायूसी जी नहीं है उनमें। मायूसी होती तो राहुल गांधी दोबारा यात्रा करने नहीं निकल पड़ता। राहुल गांधी बिल्कुल ने ये सिद्ध किया है कि इंडिया जी गठबंधन मायूस नहीं है, बीजेपी के लिए चैलेंज है। और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सर जी गिरानी और है। तो ये तो साफ है, बिल्कुल इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी राकेश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं और जाहिर सी बात है मायूसी की बात नहीं है। मायूसी होती तो राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा नहीं करते, और अगर मजबूत नहीं होता इंडिया गठबंधन तो आज जो किया है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में बीजेपी वो नहीं करती। तो इससे ही साफ जाहिर है कि किस तरह से बीजेपी में घबराहट है। सिर्फ दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ रही थी, उनका गठबंधन हुआ और कहीं साइकोलॉजिकल जीत ना मिल जाए और लोगों के जहन में ये बात ना आ जाए कहीं से भी कि देखिए ये पार्टियां मिलकर लड़ी तो बीजेपी को हरा दिया, ये भी कहीं इलेक्शन से पहले इतनी सी बात जहन में ना आ जाए। तो इसलिए आप ये देखिए कि चुनाव को ही टाल दिया गया बहाने बनाकर, ऐसा विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, राहुल लाल जी, हेमंत जी और राकेश जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे बीजेपी फिलहाल इंडिया गठबंधन के आगे घबराई हुई है। आज का जो ये चुनाव जो टाला गया है वो साफ तौर पर ये बताता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन 7 बजे आपके साथ राजीव जी लेकर हाजिर होंगे न्यूज पॉइंट। जुड़िएगा उनके साथ और तमाम कार्यक्रमों को हमारे शेयर करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।